जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी यस पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे। भगवान से दुआ करते हैं आप लोग अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहां भी हैं सुरक्षित रहिए। पटना में तो डेंगू का कहर चालू है, विश्वास नहीं कीजिएगा। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, अभी रात के 1:45 बज रहे हैं। 1:45 बजे रात को नींद, देखिए नींद आ रही थी, मैंने खाना खा के सो गया। लेकिन जानते हैं जुनून जो होता है, जब जुनून सवार हो जाता है दरोगा का, तो सही में आपको नींद तक त्यागना पड़ता है। नींद छीन लेती है। कामयाबी पाने के लिए आपको नींद त्यागना पड़ेगा। अभी मैं बोर्ड पे आ गया, मस्ती से सो भी सकता था लेकिन नहीं सोया। विश्वास नहीं कीजिएगा, ये मौर्यवंश आपको लिख दिए हैं। अभी मेरा चैप्टर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन हम आप लोगों से वादा किए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं आप लोग को पूरा ये क्लियर करवा के छोड़ूंगा। देखिए जुनून सवार हुआ है, दरोगा तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आप लोग भी अगर ठीक से पढ़िएगा तो हम आपका भी क्लियर करवाएंगे। अरे पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए, पढ़े होंगे तो रिवाइज कीजिए। देखिए यहीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? बीपीएससी प्री का छोड़िए, दरोगा का छोड़िए, बीपीएससी मेंस का टॉपिक रहता है मौर्यवंश। अगर आप जानते होंगे तो आप देख लीजिएगा उल्टा के बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन ये सब के बारे में लिखने के लिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो देखिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, या कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जिद होता है, दरोगा का जिद, हम लोग का दरोगा का जिद है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो देखिएगा जो कहाँ से उठा कहाँ तक चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आखिर देखिए एक छोटा सा बालक था, छोटा सा बालक, एक गुरु, अच्छा गुरु मिल जाने के कारण, वो कौटिल्य जो मिले थे उसके गुरु, आज उस लड़के को कहाँ पहुँचा दिए। अखिल भारतीय संघ का स्थापना करवा दिए, जिसको मौर्य वंश बोला जाता है। तो आइए मौर्य वंश से पहले जानते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसके मृत्यु कैसे हुई, तब जाके मौर्य वंश का स्थापना हुआ। देखिए अपमान का बदला ऐसा हुआ जो एक लड़का को शासक बना दिया गया। अब बहुत ही अच्छा हुआ, मगध का साम्राज्य इतना आगे बढ़ा जो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, पूछे जाते ही नहीं है, जाएगा भी, कन्फर्म है हम, क्योंकि मौर्य वंश इतिहास का मेन स्रोत कहलाता है मौर्य वंश। देखिए सबसे पहले अगर मौर्य वंश का कालखंड पूछा जाए तो 322 बीसी से 185 बीसी। आप लोग नहीं कंफ्यूज करना, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका कालखंड और नंद वंश का कालखंड आप लोग को अच्छा से जानकारी होना चाहिए, नंद वंश का और मौर्य वंश का। तो देखिए नंद वंश के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, विस्तृत रूप से देख लिया है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए पहला बात, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और किसके कारण हुई ये जानते हैं। तो देखिए नंद वंश में प्रधानमंत्री के पद पर थे विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य। कौटिल्य को जब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपमानित करके बाहर घसीट के निकाल दिया गया। और वो एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को जब आप घसीट के बाहर निकाल दीजिएगा ना, वो श्राप दे देंगे तो आपको पड़ जाएगा। लेकिन ये श्राप नहीं दिए थे, ये पर्ण किए थे, नहीं हम तुमको दिखा के रहेंगे, जो हम तुम्हारा मृत्यु तक करवा देंगे। तुम मेरा ये हाल किया है। हम मगध का अच्छा ही सोच रहे थे, बुराई तो सोचे ही नहीं, अच्छा ही सोच रहे थे, साथ साथ तुम्हारे बारे में भी अच्छा सोच रहे थे, लेकिन तुमने हमको ये हाल कर दिया। देखिए कहानी है घनानंद की। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, गुप्तचर विभाग से कौटिल्य को मालूम हो गया कि अब मगध के क्षेत्र में आक्रमण होने वाला है सिकंदर का। तो वो अपने सेनापति घनानंद से बोले, अपने शासक घनानंद से बोले, घनानंद अब मगध के क्षेत्र में आक्रमण होने वाला है, आप लोग संभल जाइए, युद्ध की नीति बनाइए। तो उसने क्या कहा, अरे प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री की तरह रहो, हमको ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो। हम यहाँ का राजा हैं, शासक है, तो हम न जानेंगे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अत्यंत क्रूर शासक था, ऐसा क्रूर शासक था, जब सोचिए सेनापति को ऐसा बोलता होगा तो प्रजा कितना तबाह रहता होगा उसका। एक राज्य तभी आगे जब जाएगा ना, जब उसका राजा ना बहुत शक्तिशाली हो, शिक्षित हो, विद्वान हो, तब वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। जिसका शासक ही, नंद वंश का शासक जो घनानंद था, इतना क्रूर था जो किसी का बात ही नहीं मानता था। देखिए अपमान किसी का कीजिएगा ना तो आज नहीं कल आपको चुकाना पड़ेगा। वही हुआ नंद वंश के साथ। विष्णुगुप्त को घसीट के बाहर कर दिया। यहाँ तक जब घसीट के बाहर करने के क्रम में जब चाणक्य का यानी कौटिल्य का जो होता है, मतलब हम लोग के भाषा में बोला जाता है इसको जो होता है चोटी या टिकी, उनका टिकी खुल गया था। ब्राह्मण का टिकी जो होता है ना सर्वोपरि होता है।
जब उनको अपमान करके घसीट के बाहर निकाला जा रहा था तो उनका टिकी खुल गया था। उसी दिन वो कसम खा लिए थे, रे घनानंद तुम तो हमको बाहर कर रहा है, लेकिन देखना हम भी विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, हम अच्छा ही सोचे थे, लेकिन तुम हमको बाहर किया। जब तक हम तुम्हारा मौत का बदला न ले और तुम्हारे खून से स्टिक को न धो ले, उस दिन तक मैं स्टिक को दोबारा बांधूंगा नहीं। तब जाके जब कौटिल्य वहाँ से अपमानित करके निकाले गए तो रास्ते में खेलते हुए एक बच्चा को देखे। अपने तर्क शक्ति के अनुसार उस बच्चा में उन्होंने देख लिया इसमें कितना प्रतिभा है। ये सब देखिए, तर्क शक्ति उनका देखिए, बच्चा को खेलते हुए देख के समझ गए ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। बच्चा को बुला करके बुक में लिखा हुआ मिलेगा, खरीद करके, आप जैसे भी हो, इतिहास का जो अलग अलग मत है, बच्चा को बुला करके अपने अधिकार में लिया और उसको शिक्षा दे के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करवा दिया, शासक बना दिया, राजा बना दिया। वही है मौर्य वंश। जानते हैं कौटिल्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे कहाँ से कहाँ तक ले जाया गया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए इतिहास है, समझिए, कहानी की तरह समझ लीजिए, एग्जाम में भूलिएगा ही नहीं, कहानी की तरह समझिए और कहानी की तरह मैं बताऊंगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, छूटने नहीं दूंगा क्वेश्चन, मेरा वादा है। देखिए 322 BC से 185 BC इसका कालखंड रहा है मौर्य वंश का। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है उसके बारे में जानिए। देखिए मौर्य वंश की जानकारी साहित्यिक साक्ष्य भी है जानकारी के लिए, विदेशी विवरण भी है जानकारी के लिए, पुरातात्विक साक्ष्य भी है जानकारी के लिए। देखिए पहले जानिए अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। तो देखिए अर्थशास्त्र लिखा किसने? अर्थशास्त्र लिखा विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य, जो कि प्रधानमंत्री था किसका? पहले तो घनानंद का था और बाद में प्रधानमंत्री हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुए और उन्हीं की वजह से यह वंश का आगमन हुआ। वो तो जो लिखे होंगे भली बहुत ही अच्छा से ही लिखे होंगे, वो तो विस्तृत जानकारी लिखे होंगे। तो पहला जानकारी मिलता है अर्थशास्त्र से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब अच्छा से बताया गया है मौर्य वंश के बारे में तो अर्थशास्त्र में। और दूसरा देखिए पुराण में भी इसकी चर्चा मिलती है। और देखिए तीसरा मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त इसके रचयिता हैं मुद्रा राक्षस के, वो भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ दोनों में इसका चर्चा मिलता है, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ दोनों में इसका चर्चा मिलता है। देखिए विदेशी विवरण, देखिए ये सब तो साहित्यिक साक्ष्य था। अब विदेशी विवरण की बात की जाए तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का मतलब राजदूत था, वो बुक लिखा था इंडिका नामक बुक, उसमें चर्चा मिलती है मौर्य वंश के बारे में। देखिए जस्टिन, ये विदेशी सब यूनानी लेखक था, इसके बुक में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखिए पुरातात्विक साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि भारत में पहली लिखी गई संस्कृत भाषा में अभिलेख थी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें भी मौर्य वंश के बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद देखिए अशोक का अभिलेख में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक का अभिलेख में मौर्य वंश के बारे में जानकारी कैसे नहीं मिलेगी? खुद अशोक भी तो मौर्य वंश का ही था, तो उसके अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानिए। देखिए इनको सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। हालांकि बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य के, एक याद रखिएगा 345 BC में इनका जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का 345 BC में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा गया। सेंड्रोकोटस जस्टिन के अनुसार, यूनानी नाम है सेंड्रोकोटस, जस्टिन के अनुसार, लेखक जो था जस्टिन, उसके अनुसार इसको सेंड्रोकोटस कहा गया। उसके बाद देखिए इसका साम्राज्य देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए अगर पश्चिम की बात की जाए, देखिए ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होता है ईस्ट पूरब, ये होता है नॉर्थ उत्तर, ये होता है साउथ दक्षिण। आराम से समझिए, पूरा मौर्य वंश जो है ना विस्तृत रूप से बताएंगे। अरे 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 वीडियो क्यों ना लग जाए, लेकिन बताएंगे अच्छा से, समझा के छोड़ेंगे। देखिए इसका साम्राज्य पश्चिम में ईरान यानी फारस, बुक पढ़िएगा तो आपको सौराष्ट्र प्रांत मिलेगा, लेकिन जानते हैं दृष्टि IAS का बुक पढ़िएगा ना तो उसमें ईरान भी दिया हुआ है। ईरान, पश्चिम में ईरान तक इसका क्षेत्र था और पूरब में बंगाल तक। पूरब में बंगाल यानी इंडिया का देखिएगा ईस्ट साइड तो बंगाल पड़ता है, वेस्ट साइड जाइएगा
तब पाकिस्तान पर जाता है, अफगानिस्तान पर जाता है, ईरान पर जाता है। तो देखिए पश्चिम में ईरान तक, पूर्व में बंगाल तक, और नॉर्थ में कश्मीर, ऊपर चल जाइए भारत का ऊपरी हिस्सा कश्मीर, और दक्षिण में कर्नाटक। इसका साम्राज्य का विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद देखिए अगर पूछ दिया जाए आपको एग्जाम में, एंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था एंड्रोकोटस। यूनानी लेखक ने इसका नाम दिया था एंड्रोकोटस, नाम था उसका यूनानी लेखक का नाम था प्लूटार्क। देखिए अभी भली भांति हम लोगों ने देखा सेंड्रोकोटस जस्टिन के अनुसार, अब प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस दोनों जो था चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। अगर एंड्रोकोटस की बात की जाए तो प्लूटार्क के अनुसार, और जस्टिन के अंदर सेंड्रोकोटस। भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक से देखिए। उसके बाद देखिए इतना मतलब कुछ बुक लिखे हैं जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब बुक के नाम है, उसके रचयिता हैं, थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए सबसे अर्थशास्त्र, भली भांति हम सब लोग जानते हैं कौटिल्य रचना किए थे अर्थशास्त्र, 15 भागों में विभाजित था कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र। अब देखिए इस बुक का नाम देखिए कथा सरित सागर, रचयिता है सोमदेव। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक से देखिए, कथा सरित सागर के रचयिता है सोमदेव। उसके बाद बृहत कथा मंजरी, इसका रचना की है क्षेमेंद्र। देखिए बृहत कथा मंजरी, कथा सरित, अर्थ, ये सब ब्राह्मण साहित्य हैं, ब्राह्मण साहित्य। देखिए बृहत कथा मंजरी में, क्षेमचंद द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया। लेकिन आप आगे पढ़िएगा तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। दिव्यवादन, दीपवंश, ये सब हैं बौद्ध ग्रंथ। और उसके बाद कल्पसूत्र है बुक, जिसके रचयिता भद्रबाहु है। ये सब बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ये सबसे मतलब नहीं रखिए किस जाति का है। आपसे एग्जाम में जो टॉपिक पूछे, जैसा क्वेश्चन पूछे, आप पढ़े हुए रहिएगा तो आप सही कर दीजिएगा। आपको नौकरी लेना है, जॉब लेना है, इतिहास है, जानते हैं गहरा मतभेद रहता है इतिहासकारों के बीच, तो कितना याद रखिएगा, पढ़ लीजिए, जो पूछे बना दीजिएगा, हम बता ही देंगे, सिर्फ आप रिवीजन कीजिए। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, कथा सरित सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, महाभाष्य पतंजलि। देखिए महाभाष्य के लेखक पतंजलि, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। देखिए परिशिष्ट पर्वन, इसके रचयिता हेमचंद्र। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र। इंडिका मेगास्थनीज के बुक को 7 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 15 भागों में, और मेगास्थनीज के इंडिका को 7 भागों में। देखिए इसके जानकारी के स्रोत आहत मुद्रा, मौर्यकालीन मुद्रा का नाम था आहत मुद्रा, या इसे बोला जाता है पंचमार्क मुद्रा। ये सब भी मुद्रा को देख के मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए आज जो बता रहे हैं ना, ये सब परिचय है। आज का वीडियो देखिएगा ना, फिर आगे का देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा मौर्य वंश ऐसा समझ में आ जाएगा जो आप किसी को बता सकते हैं, वैसा जानिए। देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा किया पूर्व में इसका बंगाल तक शासन था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए बंगाल तक शासन था, तो बंगाल को जीता होगा तब तो बंगाल तक शासन किया होगा। तो बंगाल जीतने के क्रम में बंगाल विजय का चर्चा किस अभिलेख में है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो यह है महास्थान अभिलेख। सब बुक में आपको नहीं मिलेगा, लिख के देते हैं। ल्यूसेंट पढ़ते होंगे ना, ल्यूसेंट उल्टा लीजिएगा। क्राउन पढ़ते हैं ना, क्राउन उल्टा लीजिएगा। सर का नोट्स पढ़ते हैं ना, नोट्स उल्टा लीजिएगा। सब है दृष्टि आईएएस का कंटेंट है। अच्छा से पढ़िए, ना छोड़ेंगे एग्जाम में क्वेश्चन और ना छूटने देंगे आपका। उसके बाद देखिए बंगाल विजय का चर्चा महास्थान अभिलेख से, दक्षिण भारत विजय जो नीचे कर्नाटक तक फैला हुआ था साउथ इंडिया में, उसका चर्चा अहानूर एवं मुहनानूर। देखिए अहानानूर एवं मुहनानूर ये दोनों तमिल ग्रंथ था। उसके बाद देखिए अगर जो पूछ दे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई कब हुआ था, तो 305 BC में। उससे पहले, लड़ाई से पहले जानिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आखिर जो लड़ाई हुआ
किसके किसके बीच हुआ? सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। सेल्यूकस निकेटर था कौन? क्वेश्चन यहाँ बनेगा। देखिए सेल्यूकस निकेटर जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर, तो उसका सेनापति का रूप में आप लोग पढ़े होंगे जल सेनापति निर्याकस तथा थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। जब भारत से लौट रहा था कौन? सिकंदर, तो क्या किया? जो मतलब अफगानिस्तान का क्षेत्र था जो जीता हुआ था सिकंदर के द्वारा, तो वो सब क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को ही सौंप दिया। अब बाद में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होता है, एक संधि के तहत उस लड़ाई को खत्म किया जाता है, एक शर्त के अनुसार खत्म किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से हो जाती है। और कहीं कहीं उस बुक में, मतलब जिस बुक में आप पढ़ते होंगे, कहीं आपको कार्नेलिया, उसकी पत्नी का नाम कार्नेलिया लिखा हुआ मिलेगा, तो कहीं हेलेना लिखा हुआ मिलेगा। कंफ्यूज नहीं करना है, जो लिखा हुआ मिलेगा उसमें मार देना है, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, बात खत्म। देखिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 बीसी में लड़ाई हुआ। चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी कार्नेलिया जो थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, ये अपना बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त पत्नी का नाम हो गया कार्नेलिया। कहीं कहीं आपको हेलेना भी लिखा मिलेगा, हेलेना भी इसी का नाम था। देखिए दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। बताइए अभी वर्तमान समय में हम लोग का मतलब चर्चा में रहता है, पाकिस्तान इधर अटैक कर दिया, अफगानिस्तान इधर अटैक कर दिया, तालिबान यहाँ ये कर दिया। उस समय एक बिहारी में इतना पावर था ना, दहेज के रूप में उसको काबुल, कंधार, हेरात, मकरान मिल गया। बताइए क्या भूमिका होगा चंद्रगुप्त मौर्य का? ऐसे तो नहीं मिल गया, बहुत दम होगा चंद्रगुप्त मौर्य में। आखिर खेलते हुए लड़का आया, सोचिए ना कौन सा खेल खेल रहा था, शायद कोई खेल का ध्रुत कीड़ा की कोई खेल था, वो खेल खेल रहा था। और खेल खेलते हुए लड़का को विष्णुगुप्त ने अपना संरक्षण में रख के, शिक्षा देके उसको अखिल भारतीय संघ का राजा बना दिया। ऐसा राजा बनाया जो मौर्य वंश का संस्थापक बना। देखिए उसको दहेज के रूप में मिल गया काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। तो ये भी कम नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी 500 हाथी दे दिया सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर को, उसका तो ससुर हो गया बाद में सेल्यूकस निकेटर, 500 हाथी बोला ले तो हमारा दिल ही ना, तो लेता हूँ, ले समझे। अब देखिए इसका धर्म की बात किया जाए, अनुनायी था ये जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य अनुनायी था जैन धर्म का। देखिए अंतिम दिन में यह जैन धर्म को स्वीकार कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इतना मतलब साम्राज्य का विस्तार किया, जितना सोचिए लड़के तो जो मिलाया ही, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लड़के मगध में मिला लिया। और दहेज के रूप में गंधार, हेरात, मकरान ये सब दहेज के रूप में इसको मिल गया, काबुल ये सब दहेज के रूप में रख लिया। तो बताइए इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला होगा? साम्राज्य कितना फैला होगा ये सोचिएगा आप। साम्राज्य तो ऑटोमेटिक है, बहुत आगे कर लिया होगा। तो देखिए अनुनायी जो था ना, ये मतलब जैन धर्म का था। और जैन धर्म में इसको दीक्षा कौन दिया था? तो भद्रबाहु। उसके बाद देखिए इसका कार्य देखिए, पहले तो ये देखिए जैन धर्म दीक्षा जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तो मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया मगध में। तो ये क्या किया, मतलब जैन धर्म के जो मतलब थे भद्रबाहु गुरु थे, उनके साथ यह दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए, जैन धर्म के उपासक बन गए। जो हम जैन धर्म मतलब अनुयायी है, जैन धर्म का सपोर्ट करने लगे, तो उनकी मृत्यु भी जैन धर्म के संलेखना विधि चंद्रगिरी पर्वत या श्रृंगेरी पर्वत पर हो जाती है। और जाते वक्त जब मगध छोड़ के दक्षिण भारत जा रहे थे तो अपने पुत्र बिंदुसार को बोले, हम तो चले, अब तुम इस सत्ता को संभालो। बिंदुसार कौन था? तो अशोक का बाप था, अशोक सम्राट का बाप था बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। देखिए बिंदुसार के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कुछ किए गए कार्य हैं उसके बारे में भी देखिए। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए जो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने करवाया था, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। देखिए यह कार्य किसको सौंप रखा था? उसका राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसको यह कार्य सौंप रखा था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इसका मृत्यु हो जाता है 298 बीसी में इसका मृत्यु हो जाता है। हालांकि मौर्य काल का आप कालखंड याद रखिएगा, कब से कब तक चला, 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक, लेकिन इसका मृत्यु हो जाता है 298 बीसी। उसके बाद शासक बनता है इसका बेटा बिंदुसार। तो देखिए
मृत्यु की विधि थी संलेखना विधि। संलेखना विधि का मतलब होता है भूखे प्यासे रह के, भूखे प्यासे रहना, जब तक मृत्यु ना हो जाए, मौत की प्राप्ति ना हो जाए, भूखे प्यासे रहेंगे, मर गए, बात खत्म। उसके बाद देखिए इसका मृत्यु का स्थान आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अगर और डीप में जाके आपसे क्वेश्चन पूछ ले जो किस पर्वत पे मृत्यु हुआ था, श्रृंगेरी पर्वत पर, उसे चंद्रगिरी पर्वत भी बोला जाता है, साउथ इंडिया में है, कर्नाटक में है। देखिए अगला शासक हुआ बिंदुसार। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने आज देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बिंदुसार के बारे में। मौर्य वंश से जानते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। मौर्य वंश को इतना अच्छा से बताएंगे जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, विश्वास रखिए। जुनून हम पे चढ़ा हुआ है, और जब जुनून चढ़ा हुआ है तो लिख के देते हैं। बहुत टीचर से पढ़ते होंगे ना आप, कंटेंट में इतना चीज़ नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा अपना बुक उलट के। वादा किया ना तो वादा निभा देंगे। सफलता की इच्छा अगर उतनी गहरी हो जितनी कि डोने वालों को हवा की होती है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। हम बिहारी हैं, मोटिवेट होते हैं ये सब पढ़ के, आप भी पढ़िए, मोटिवेट हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।